हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं संविधान का निर्माण। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा संविधान का निर्माण, हम लोग का आपका देख रहे हैं इसी के अंतर्गत। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे कि आखिर में संविधान बना कैसे है, क्यों आवश्यकता बनती है, कौन बनाता है, क्या उसके मूलभूत सिद्धांत हैं। इन सारे चीजों पर हम लोग आपका देखते हैं और एक एक करके हम लोग इस पर बात करते हैं कि क्या संविधान है, किस प्रकार से है। और हम जानते हैं कि अफ्रीका का जो उसमें एग्जाम्पल है वो हम लोग ले रहे थे और अफ्रीका के एग्जाम्पल को हमने जानने का और अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोग कर चुके थे, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आगे बढ़े, आगे देखें। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? बेटा पूछ लीजिए, कोई डाउट क्वेरी है तो आगे बढ़ जाए। चलिए, नेल्सन मंडेला की कहानी को पूरा पढ़ लिए थे। अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है और अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी रहे। ठीक, देख लिया। चलिए गौर करें संविधान पर एक नजर। शासन तंत्र को इतना आप देख चुके हैं यहाँ तक, इससे आगे आज हमको बढ़ना है और इसमें हमको बढ़ते हुए प्रारंभ करना है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ आश्वेत नेता और आश्वेत समाज के आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं वे उन्हें भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ कर दें। कहा कि आइए अब सभी नस्ल, स्त्री पुरुष को समानता और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के आधार पर नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी दमन और नरसंहार, हत्याओं पर जोर शासक किया। दूसरी तरफ पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की और नए संविधान के निर्माण के लिए एक साथ बैठी। कैसे बैठी? नए संविधान के निर्माण के लिए एक साथ बैठी। क्लियर है? आगे देख लिया, आगे बढ़े। आज का अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के अफ्रीका के सोच को उजागर करती है। अफ्रीका आज, दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुष देशों का कहा जाता है क्योंकि आप बता सकते हैं अब अफ्रीका में वो डेवलपमेंट, वो सारी चीजें शुरू हो गई थी जो आपका 1994 से पहले नहीं थी, क्योंकि समय बदला, टाइम बदला और ये सारी चीजें उसके प्रभाव में ये सारी चीजें हमको बड़े अच्छे से इसमें दिखाई भी दी। क्लियर है? चीजें बदलती गई, रुख बदलता गया, अपनी अपनी चीजों ने आपका धीरे धीरे समय लेना प्रारंभ कर दिया। अब कह रहे हैं 2 वर्षों की चली चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वो वैसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना है। कह रहे 2 साल के बाद डिस्कस किया, बहस किया और ऐसा संविधान बनाया जो शायद दुनिया में और कहीं भी आपका नहीं बना है। संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने ही दुनिया में किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्हें यह फैसला भी किया गया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिश में किसी को अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी बुरे और दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बन गई कि पहले जिसने जो चाहे कुछ किया हो, लेकिन अब हर समय समाधान सबकी भागीदारी से होगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना की इसी भावना को खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया गया। अब क्या बात होगी चाहिए भाई, जो मर्जी जैसा हमारा इतिहास रहा हो, चाहे किसी ने कोई दबाव किया हो, जुल्म किए हैं, जैसे भी समानता रही है, लेकिन अब सब मिलजुल कर एक होकर रहेंगे। अफ्रीकी संविधान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों से प्रेरणा ली और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में आज लोकतांत्रिक तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जहां लोग क्या बोलते थे कि अरे यार यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, आज वही लोकतंत्र के मॉडल के रूप में व्यक्त हुआ। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने
और दृढ़ निश्चित पुराने कड़वे अनुभव को आगे इंद्रधनुषी समाज में एक सब के रूप में प्रयोग करने की समझदारी देखते हुए संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में यही बात को समझा गया है। क्या दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है? चलिए पहले तो देख लीजिए, इतना आपको समझ आया कि नहीं आया, क्या चर्चा, क्या बहस हुई, कैसे कुछ ही सब निस्तारण हुआ। देखिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो यह पवित्र बात का समझौता है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि अपने रंगभेद, क्रूरता और दमनकारी इतिहास फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी नहीं है कि अपने देश में इन सबको सभी लोगों के लिए वास्तविक अर्थों में समझना घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष देश में पूर्ण रूप सभी का है। तो सभी को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से है, कैसा कुछ है। क्लियर है? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। आप दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल आपको समझ आ गया और आप समझ गए होंगे कि हमें क्या जरूरत है, क्यों समझते हैं, क्या है संविधान और इसकी जरूरत हमको क्यों है, किस तरह से महसूस होती है। ये सारी चीजों को हम इसमें देख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कह रहे हैं कि नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों के साथ समानता की हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। एक दमन कौन हुआ? अश्वेत लोगों का। दमन किसने किया? श्वेत लोगों का। अब दोनों यानी काले और गोरे बैठकर एक ही कानून बना रहे हैं कि हम समानता। कितनी बड़ी बात है इस जमाने देखने के लिए। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने किस्म के डर थे, अपने हितों की रखवाली चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात से चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन के मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। ऐसा हो, कोई समझौता ना हो। उनमें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपनी विशेषाधिकार की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत में शासन सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट माना गया। वे गरीब लोग और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकार पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोगों ने भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करने के लिए भी कठिनाई लागू करने की पहली जरूरत थी। वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो गारंटी क्या है कि भविष्य में वो क्या नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक, क्या इससे नहीं टूट जाएगा। तो गारंटी किसकी है? भरोसा और विश्वास की, कि भैया क्या कुछ है ये हमें देखने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं? ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने बरकरार रखने का एक तरीका है कि बातें तय हुई हैं, लिखत पढ़त में लिया है कि जिसे सभी लोग उन्हें मानने को लिए बाध्यकारी हैं। कैसे हैं? सभी लोग उनको मानने के लिए बाध्यकारी हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आए हैं। चुनी हुई सरकार क्या करती है और क्या नहीं कर सकती, और यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिक के अधिकार भी होते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी और मनमाने ढंग से नहीं बदलते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी लोग इन्हीं चीजों का इंतजाम किया है। क्या है?
इन्हीं चीजों का किया। कुछ बुनियादी नियम के सहमत हुए हैं और इस बात पर भी सहमत हुई कि सबसे ऊपर होंगे और कोई सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन बुनियादी नियमों के लिखित रूप में संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो जो बुनियादी नियम है जिनको लिखा है उन्हीं को संविधान कहा गया है। तो जरूरत क्यों है, कैसे हैं, आप इसको एक बार देखिए। नया लड़ाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तो देख चुके हैं आप लंबे समय तक नीचे कैसे कठिनाइयां हुई, क्या क्या वो चीजें थी, उन सभी को देख लिया। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं थी, नहीं है। हर देश का अलग अलग समूह में लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरों और काले जितने कटु नहीं है। दुनिया भर के लोगों के बीच विचार और हितों में सिर्फ फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियम की जरूरत है। कैसे हैं? ऐसे बुनियादी नियम की जरूरत है। इस बात में सिर्फ सरकार पर लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इसके आपके इलाके का क्लब हो सकती है, सरकारी संगठन, फिर सिर्फ राजनीतिक दल, और सभी ऐसे संविधान की जरूरत होती है। क्लियर है? देख लिया। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले समूह के रूप में माना जाता है। ठीक। सर्वोच्च कानून है जिसे क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, इनके बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोग सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें प्रमुख है यह पहला, साथ रहें और विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। क्या करता है? सहयोग और भरोसे को प्रोत्साहन देता है। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार है। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या। चौथा, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आशंकाएं व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं। जरूरी नहीं कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन हो वहां संविधान का होना जरूरी है, यानी कि डेमोक्रेसी हो, परमा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा कंपलसरी कहीं लिखा नहीं है। होना चाहिए ऐसा है, लेकिन हो ही जरूरी नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से ही चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। क्या बना दिया गया? एक मान्यता, एक प्रचलन हो गया कि हर देश में एक लिखित संविधान होगा और उसी के अनुसार सारे शासन व्यवस्थाएं और चीजें चलेंगी। क्लियर है? देखिए, हो गया। चलिए आगे देखें। अब मेन है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसकी बात हम बहुत देर से कर रहे थे कि हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात कर रहे हैं। उनको देखेंगे। पहली एक शख्सियत है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में? बताइए। गुजरात अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारलोदी किसान सत्याग्रह, भारतीय रियासतों के विलय के निर्णय के लिए बाद में उप प्रधानमंत्री बने। तो महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, भारतीय जो देसी रियासतें थी का जो विलय है,
अगर वो किसी ने कराया, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफर्म है इतना? चलिए देख लीजिए। चलिए देख लिया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।